again welcome on the Nurse the Rising Star online platform. Today we are discuss about the sampling techniques और methods की जो आज हमें डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास है सैम्पलिंग की, रिसर्च से रिलेटेड जो टॉपिक हमारा सैम्पलिंग, उसकी जो नेक्स्ट क्लास है थर्ड क्लास जो हमारी है सैम्पलिंग, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक्स की। जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है वो कौन कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स है जो हम नॉर्मली जो भी सैंपल सेलेक्ट करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं और डेटा कलेक्शन करने के लिए हम यूज में लेते हैं। तो उसमें जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है बेसिकली दो सैम्पलिंग टेक्निक्स है हमारी सैम्पलिंग टेक्निक्स और मेथड्स में। फर्स्ट वन है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और सेकंड वन क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आज की जो हमारी ये क्लास होगी क्लासिफिकेशन या एक प्रकार से बोल सकते हैं टाइप ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक्स या मेथड ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक की सुपरफिशियली क्लास होगी। उसके बाद में हम वन बाय वन इनको इन डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सुपरफिशियली क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपका यही जो कंप्लीट है सैम्पलिंग टेक्निक्स वो कंप्लीट हो सके। तो फर्स्ट वन है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। फर्स्ट वन हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। प्रोबेबिलिटी बोले तो एक प्रकार से बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बोले तो एक प्रकार से बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी, या अदर वर्ड में बोले तो इस सैम्पलिंग टेक्निक्स को हम बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। इस टेक्निक्स को बोलते हैं हम रैंडम सैम्पलिंग। क्या बोलेंगे, रैंडम सैम्पलिंग। कि इसमें क्या होता है, जो भी हम सैंपल वगैरह सेलेक्ट करते हैं वो रैंडमली क्या किए जाते हैं, चूज किए जाते हैं। रैंडम टेक्निक्स क्या यूज लेते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसके साथ साथ इसका जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जैसे इसमें क्या रहता है, जो भी पर्सन रहते हैं उन सभी को क्या मिलता है, इक्वल चांस मिलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। सेम जैसे अगर नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसमें नॉन रैंडमाइजेशन, जैसे सेम इसमें बात करें नॉन रैंडमाइजेशन, नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स है, इसमें इक्वल चांस नहीं मिलते हैं, नो इक्वल चांस की जो भी सैंपल है हमारा उसमें इसमें इक्वल चांस नहीं मिलता। तो सिंपल सा प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों में डिफरेंस भी समझ गए होंगे और इनका मीनिंग भी समझ गए। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, एक ये नॉर्मली बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे बेस्ड होती है ये। बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी कि ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी। और प्रोबेबिलिटी बोलो तो सिंपल से सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं कि इसमें जो भी सैंपल वगैरह है, जो भी हमने सिलेक्शन पॉपुलेशन किया उसमें से सभी लोगों को क्या मिलना चाहिए, इक्वल चांस, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और वो कब मिलेगी, जब हम रैंडमाइजेशन से करेंगे। कहना मतलब जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग उसमें रैंडमाइजेशन होती है जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी रैंडमाइजेशन नहीं होता। तो यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंस भी कर देता हूँ। ये बेस्ड होते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर और अपॉर्चुनिटी रहती है इक्वल चांस की, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, इसमें रैंडमाइजेशन से नहीं किया जाता और नो इक्वल चांस की जो भी पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उन सभी में इक्वल चांस नहीं रहते। अब प्रोबेबिलिटी अगर रैंडमाइजेशन हमें करना है तो सबकी जो भी लिस्ट वगैरह हमारे पास होनी चाहिए, ओवरऑल पॉपुलेशन वगैरह जो भी ओवरऑल हमारे लोग हैं। इसके अलावा नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लार्ज पॉपुलेशन पे ये कर सकते हैं, इसके लिए ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन पे ये नहीं कर सकते। प्रॉपर डेटा वगैरह होना चाहिए, इसमें प्रॉपर डेटा वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये माइनर से डिफरेंस वगैरह भी, और इसके साथ साथ मैंने आपको इनको डिफाइन भी बता दिया कि जो भी इस टेक्निक्स है अदर वर्ड में बोले तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में, सॉरी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। फर्स्ट वन है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, रैंडम सैम्पलिंग है, रैंडमाइजेशन होगा, इसके साथ साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसके साथ साथ जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें A to Z उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, या प्रॉपर लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। अब जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें भी कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उनके बारे में भी हम इसमें सुपरफिशियली डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट वन है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जो फर्स्ट वन सैम्पलिंग टेक्निक्स है वो कौन सी है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि एक प्रकार से सिंपली जैसे पर्टिकुलर लिस्ट हमारे पास 50 लोगों की लिस्ट है और उनमें से हमें क्या करना है, 10 से सैंपल लेने हैं। तो रैंडमली उनमें से जो 10 लोग हैं लॉटरी मेथड से या कंप्यूटर टेबल वगैरह से थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है वो सबसे प्योर सैम्पलिंग टेक्निक्स है, प्योर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग
टेक्निक्स है। कौन सी? सिंपल रैंडम सैंपलिंग, कि इसमें किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी वगैरह नहीं होती, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्रॉपर लिस्ट होती है और प्रॉपर तरीके से क्या किया जाता है, रैंडमाइजेशन वगैरह किया जाता है। इसके साथ साथ जो भी अदर नंबर है उन सभी में क्या रहेगा, इक्वल चांस। जो पहले हमने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में पढ़ा तो सेम वही नेचर है इसमें। इसके साथ साथ अदर थिंग्स अगर बात करें सिंपल रैंडम सैंपलिंग, केवल हम होमोजीनियस जो पॉपुलेशन है, होमोजीनियस बोले तो सेम जो नेचर के लोग हैं, सेम नेचर की जो पॉपुलेशन है, उसी पे क्या कर सकते हैं हम, जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें हम क्या कर सकते हैं, लॉटरी मेथड्स यूज में ले सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लॉटरी मेथड्स काम में ले सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर का यूज भी ले सकते हैं, कंप्यूटर का भी क्या कर सकते हैं, यूज ले सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा अदर मेथड्स की बात करें, रैंडम टेबल होती है, उसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं हम, जो सैंपल है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि कंप्लीट डेटा इंफॉर्मेशन वगैरह होनी चाहिए थी। और अगर इसके बारे में जो डिटेल डिस्कस है, हमारी जो डिटेल क्लास आएगी सैंपलिंग की, उसके बारे उसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, कि जो भी हम सैंपल ले रहे हैं उसको पर्टिकुलर स्ट्रेटा में पार्ट में क्या कर देंगे, डिवाइडेड कर देंगे। और ऐसा हम नॉर्मली होमोजीनियस जो पॉपुलेशन उसमें नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सी आ गई, हेटेरोजीनियस जो पॉपुलेशन है, कि अलग अलग जो नेचर की पॉपुलेशन है, अलग अलग टाइप के, जैसे एज, सेक्स, जेंडर वगैरह से रिलेटेड, तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन क्राइटेरिया डिफरेंट वगैरह है, तो उस दौरान हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग काम में लेनी पड़ेगी। अब इसमें भी प्रोपोर्शनल और डिसप्रोपोर्शनल टू टाइप्स के होते हैं, कि जो भी स्ट्रेटा हमने बनाया है सभी में एक पर्टिकुलर इक्वल प्रोपोर्शन में क्या करना है, सैंपल लेना है, या डिसप्रोपोर्शन में अलग अलग प्रोपोर्शंस में हम सैंपल ले सकते हैं। तो ये था आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। सेम वही रैंडमाइजेशन वगैरह होगा, सब कुछ अपॉर्चुनिटी रहेगी, इक्वल चांस। लेकिन यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो क्या रहेगा, कि जो हिट पॉपुलेशन है वो हेटेरोजीनियस रहेगी, कि डिफरेंट नेचर की, एक जैसे लोग, एक जैसे टाइप के सैंपल नहीं रहेंगे। तो ये था हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट वन है सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट वन जो हमारा है वो क्या है, सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपलिंग। और सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपलिंग में माइनर सा डिफरेंस है, कि जो भी हम सैंपल इसमें सेलेक्ट करते हैं वो सिस्टेमेटिक मैनर में करते हैं। और यहाँ पर एक होता है केथ नंबर या के नंबर भी इसको बोलते हैं। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है या सिंपल सा टाइप है, या जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है 1000 है, ओवरऑल पॉपुलेशन क्या है 1000 है, और हमारी जो सैंपल साइज है 10 है। तो हमारी सैंपल साइज कितनी है, 10 है। या जैसे मान लो 100 है, ठीक है, 100 है, तो 1 जो टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर तो क्या आएगी, टोटल पॉपुलेशन, और इसके साथ नंबर ऑफ सैंपल, टोटल पॉपुलेशन और नंबर ऑफ सैंपल्स को क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन को डिवाइडेड करना है नंबर ऑफ सैंपल से। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 1000, और सैंपल कितने लेने हैं हमें, 100 लेने हैं। तो 100 को कितने से डिवाइडेड कर देंगे, सॉरी 1000 पॉपुलेशन को कितने से, 100 से डिवाइडेड कर देंगे। और जो नंबर आएगा, जैसे 10th नंबर आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, केथ नंबर। अब जो हमारे जो 100 पॉपुलेशन जो हमारे पास लिस्ट है उसमें से एवरी 10 नंबर क्या करना है, हमें चूज करना है। इसमें थोड़ी सी एक हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस टाइप से 12 है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे मान लो फर्स्ट लिए हम जो फर्स्ट नंबर है अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे 2 नंबर कर लिया, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट 10वां नंबर होगा वही क्या करेंगे, हम चूज करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर ये 10 नंबर पे आ रहा है तो इसको हमें क्या करना है, चूज करना है या सिलेक्ट करना है। तो ये होता है सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपलिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, kth नंबर लेते हैं। और kth नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, kth नंबर इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन अबाउट द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसलिए जो भी, जैसे मान लो ये हमने काउंट किया 10th आ गया, तो जो भी 1000 तक जो एक नंबर, जैसे 2 नंबर ले लिया, इसके बाद में जो भी 10 नंबर आएगा पर्टिकुलर 10 10 10 10 इस टाइप से जो भी 10 नंबर पे जो भी आ रहा है उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये था हमारा सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट वन है हमारा जो सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी में नेक्स्ट वन जो टाइप है
या टेक्निक्स है क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैंपलिंग की, क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज सैंपलिंग। अब क्लस्टर सैंपलिंग और मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी देखो, इनके सबके अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह है, बेनिफिट वगैरह, जो हम डिटेल डिस्कसिंग बाद में करेंगे। क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैंपलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है कि जैसे मान लो छोटी सी पॉपुलेशन 1000-2000 लोग हैं तो हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया है वो क्या है, काफी ज्यादा लार्ज, काफी ज्यादा क्या है, लार्ज पॉपुलेशन से, या जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो भी क्या है, काफी ज्यादा लार्ज है, ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो भी क्या है, काफी ज्यादा लार्ज है, जो डेटाज वगैरह है वो भी क्या है, काफी ज्यादा में लेना है। तो उस कंडीशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो भी क्लस्टर वगैरह बना देते हैं, जैसे ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर पॉपुलेशन वगैरह के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, हम एक क्लस्टर बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं। जैसे हमें ओवरऑल इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह है उनसे रिलेटेड अगर स्टडी करनी है, कि जो नर्सिंग से रिलेटेड स्टूडेंट ओवरऑल इंडिया में सभी से स्टडी करनी है। अब इंडिया का जो नेचर है या ज्योग्राफिकल एरिया काफी लॉन्ग है, अलग अलग कुछ ना कुछ माइनर चेंजेस आपको हर एरिया में देखने को मिलेंगे। जैसे लैंग्वेज से रिलेटेड बात करें या अदर कोई भी थिंग्स की अलग अलग, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस हमें दिखाई देगा। उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, जैसे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट वेस्ट है, तो उस तरफ के जो भी स्टेट वगैरह उनका एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप में से भी फिर रैंडमाइजेशन वगैरह करें, तो होता है क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैंपलिंग। क्योंकि क्लस्टर सैंपलिंग में हमें मल्टी स्टेज काम में लेनी पड़ेगी कि पहले ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग क्या बनाओ, ग्रुप बनाओ, क्लस्टर बनाओ, फिर उसके बाद में क्या करो, वहां के जो भी हमारा जो सैंपल है उसके अकॉर्डिंग क्या करो, क्लस्टर वगैरह बनाओ, ग्रुप वगैरह बनाओ। तो ये होता है हमारा क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैंपलिंग की, जो क्या करते हैं हम लॉन्ग जो पॉपुलेशन है, लार्ज जो पॉपुलेशन है उसके लिए हम काम में लेते हैं। अब नेक्स्ट वन है सीक्वेंशियल सैंपलिंग। सीक्वेंशियल सैंपलिंग जो नेक्स्ट वन है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमारा है सीक्वेंशियल सैंपलिंग। इसमें क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है या जो पर्टिकुलर सैंपल लेने वाला जो भी रिसर्चर है वो कंटिन्यूअस क्या करता है, जो भी अपनी रिसर्च स्टडी को कंप्लीट करता है, कि सबसे पहले क्या करता है, इनिशियल जो स्टार्ट होता है, जो इनिशियल स्टेज है उसमें तो क्या करेगा, वो शॉर्ट या जो स्मॉल सैंपल है वो लेगा, लेकिन उसमें अगर प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहा तो वो अपने जो भी सैंपल वगैरह है उसको कंटिन्यूअस क्या कर देता है, बढ़ाता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल ले कि लंग्स कैंसर कैन कॉज है स्मोकिंग। जैसे स्मोकिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन है उससे क्या करेंगे, हमें डेटा लेंगे, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि लंग्स कैंसर होता है स्मोकिंग की वजह से होता है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने क्या किया, 10 लोगों से डेटा लिया, उनमें से क्या हो रहा था, 2 के लंग्स कैंसर हो रहा था। फिर इसको कंप्लीट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट 10 लोगों का डेटा लेते हैं, तो टोटल हो गए 20। अब इनमें से जो 10 to 20 और ये 1 to 10 ले रहे हैं। अब इसमें भी अगर 2 के हैं तो अगर ये 2 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमारा डेटा क्या है, प्रॉपर आ रहा है या बेटर आ रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट वाला जैसे कंटिन्यू लेते हैं, इसको कंप्लीट फाइंड आउट करने के लिए कि हाँ ये रियल में बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल क्या है, एग्जैक्ट डेटा है। और यहाँ भी अगर 2 आ रहा है इसका मतलब हमारी स्टडी प्रॉपर है, जो हमने डेटा लिया है वो वैलिड है, ऑथेंटिक है, प्रॉपर है। अगर यहाँ पर 3 आ रहा है तो फिर हमें आगे क्या करना है, कंटिन्यूस इसको इस टाइप से रन करना है, इस टाइप से हमें क्या करना है, फिर रन करना है, 2 आ गए। तो इस टाइप की जो भी स्टडी होती है उसको बोलते हैं सिक्वेंशियल रिसर्च स्टडी, कि ये नॉर्मल स्मॉलेस्ट ग्रुप पे हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, या पर्टिकुलर सीक्वेंस से हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम सीक्वेंशियल रिसर्च स्टडी, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, स्मॉल ग्रुप क्या करना है, सेलेक्ट करना है, उसके बाद में अगर उसको क्लियर करना है तो हमें कंटिन्यूस क्या करनी है, स्टडी करनी है। इसमें जो सैंपल होता है कभी भी फिक्स नहीं होता है सैंपल, जब तक हमारा रिजल्ट प्रॉपर नहीं आता तब तक हम इसको कंटिन्यू करने वाले। तो ये थी हमारी सीक्वेंशियल सैंपलिंग टेक्निक्स, सीक्वेंशियल सैंपलिंग टेक्निक्स। अब जो नेक्स्ट वन हम बात करने वाले हैं हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोले तो इसी टाइप की जो भी सैंपलिंग होती है उसमें क्या रहता है कि इसको बोलते हैं नॉन रैंडमाइज, नॉन रैंडमाइज, नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक से। क्या है, नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक से, इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होता और नॉट इक्वल चांस, इसके साथ साथ ना ही इनको क्या मिलता है, इक्वल चांस, नॉट इक्वल चांस। अब इसमें फर्स्ट वन है हमारी पर्पजिव सैंपलिंग। पर्पजिव सैंपलिंग का मतलब कि हमारा कोई भी पर्पज है, कोई भी स्पेसिफिक मोटिव्स है, उसके लिए अगर कोई भी रिसर्च स्टडी कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम पर्पजिव सैंपलिंग टेक्निक्स। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है
जहां भी नॉन प्रोबेबिलिटी आ गया वहां पर रैंडमाइजेशन वगैरह का कोई भी रोल नहीं रहेगा। इसके साथ साथ कोई लिस्ट वगैरह की इतनी रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं होती कि प्री प्लान लिस्ट वगैरह हो। लार्ज जोग्राफिकल एरिया पे हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। पर्पज के बेस पे फर्स्ट वन थी कि जो भी हमारा पर्पज है कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं जैसे लंग सेंसर किनमें है किनमें नहीं होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, या कोई नॉलेज लेवल वगैरह या प्रैक्टिकल केयर वगैरह से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लेना चाहते हैं, तो वो चीजें इसके लिए। इसके साथ साथ एक चीज और हमेशा ध्यान रखनी है आपको, जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, स्पेशली जैसे पायलट स्टडी कर रहे हैं, पायलट स्टडी जो कर रहे हैं उसमें यूज ले सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर रहे हैं उसमें भी हम इसको यूज ले सकते हैं। इसके अलावा जो क्वालिटिव जो रिसर्च है उसमें भी क्या कर सकते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि आसान रहती है, इजी रहती है, एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्वांटिटी जो है क्वालिटीज है वो भी असेस कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वन है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट बोले तो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपनी एफर्ट्स के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को नर्सिंग स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी स्टडी करनी है तो मेरे नियर बाई जो भी कॉलेज वगैरह होगा, इंस्टीट्यूट वगैरह होगा, वहाँ मैं क्या करूंगा, वहां से अपना डेटाज वगैरह ले लूंगा। इसी प्रकार जैसे मान लो कोई ओल्ड एज से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड स्टडी करनी है और मेरे नियर बाई कोई भी पार्क वगैरह है, तो वहां पर क्या होते हैं, जो भी मॉर्निंग वगैरह वॉक के लिए जो भी ओल्ड एज पर्सन वगैरह आते हैं उनसे मैं क्या करूँ, इन्फॉर्मेशन वगैरह ले लूँ, तो वो होती है कन्वीनियंट सैंपलिंग। उसके बाद में कॉन्सिक्यूटिव जो सैंपलिंग टेक्निक्स है, कॉन्सिक्यूटिव जो सैंपलिंग टेक्निक्स है उसमें जो स्पेशली है, जो कॉन्सिक्यूटिव सैंपलिंग है, एक प्रकार से जो भी हमारी जो ये कन्वीनियंट सैंपलिंग है लगभग उसी के क्या है, सिमिलर जो टेक्निक्स है कॉन्सिक्यूटिव सैंपलिंग टेक्निक्स। उसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, कन्वीनियंट अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो भी सैंपल है वो ले लेते हैं। लेकिन कॉन्सिक्यूटिव सैंपलिंग टेक्निक से या नॉन प्रोबेबिलिटी का ऐसा टाइप है जो हम यूज रहते हैं कि जो भी सैंपल साइज है वो क्या होती है, काफी कम होती है, जो सैंपल साइज हमें प्रॉपर नहीं मिल पाती है। कि जैसे मान लो पोस्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, लंग्स ट्रांसप्लांटेशन से, या ऐसा कोई भी प्रोसीजर वगैरह या ऐसी कोई भी स्टडी जिसके सैंपल क्या हो, काफी कम हो, और उस स्टडी को, कॉन्सिक्यूटिव स्टडी को, कि जो भी सैंपल हमारे पास आ रहे हैं उसमें कोई भी रैंडमाइजेशन वगैरह नहीं करना। जैसे पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन के केसेस किसी हॉस्पिटल में कंटिन्यूअस आ रहे हैं, तो उनसे जैसे मान लो एक का पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ उससे हम डेटा ले लेंगे, दूसरे का हुआ पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद में उससे डेटा ले लेंगे, फिर नेक्स्ट वन, इसी टाइप से जब तक हमारी जो सैंपलिंग रिक्वायरमेंट है, जो सैंपल जितने लेने चाहिए थे या जो सैंपलिंग क्राइटेरिया जब तक पूरा नहीं होता तब तक क्या करते हैं, कंटिन्यू उसको हम करते हैं। इसी टाइप की जो भी सैंपलिंग टेक्निक्स है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव सैंपलिंग टेक्निक्स। कॉन्सिक्यूटिव सैंपलिंग टेक्निक्स जो टाइप है एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का। उसके बाद में नेक्स्ट वन हम बात करें जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसमें है कोटा सैंपलिंग। नेक्स्ट वन जो हमारी सैंपलिंग है कोटा सैंपलिंग। कोटा का मतलब आपने काफी बार सुना होगा कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, रिजर्वेशन की, जैसे नो फॉर एग्जांपल हमें नर्सिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स की क्या करनी है, स्टडी करनी है, उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है, उनका नॉलेज लेवल, उनका प्रैक्टिकल स्किल वगैरह कुछ भी चेक करना है। तो अब जब भी नर्सिंग स्टूडेंट की बात करें, जैसे बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होती है, फोर्थ क्लास होती है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। उस टाइप में हम क्या कर सकते हैं, एक किसी भी पर्टिकुलर क्लास से डेटा नहीं लेकर के क्या करें, एक पर्टिकुलर रेशियो में क्या करें, जो भी चारों क्लासेज हैं, जैसे फर्स्ट ईयर से 25 स्टूडेंट से डेटा ले लिया, सेकेंड ईयर से 25 स्टूडेंट का डेटा ले लिया, थर्ड ईयर से भी क्या किया, इतने स्टूडेंट का हमने डेटा लेना है, और फोर्थ ईयर से भी हमें क्या करना है, 25 स्टूडेंट्स का क्या करना है, डेटा लेना है। तो इसी टाइप की जो भी सैंपलिंग टेक्निक्स होते हैं उनको बोलते हैं हम कोटा सैंपलिंग। इसमें क्या करते हैं, इक्वल और प्रपोर्शंस में क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं, किसको, जो भी चारों क्लास है उसको। ये नहीं कि जैसे फर्स्ट ईयर से हम सारे डेटा ले रहे हैं, सेकंड ईयर से हम कंप्लीट डेटा ले रहे हैं, थर्ड ईयर से हम कंप्लीट डेटा ले रहे हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कोटा सैंपलिंग की। एक पर्टिकुलर कोटा क्या करना है, हमें डिसाइड करना, जैसे रिजर्वेशन होता है पर्टिकुलर कैटेगरी का, पर्टिकुलर पॉपुलेशन वगैरह के अकॉर्डिंग जो भी है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें सैंपल सेलेक्ट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट और जो लास्ट वन है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, उसमें हम बात करें तो उसमें स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, या इसको अदर वर्ड में बोले तो जो स्नोबॉल सैंपलिंग है इसको हम चेन रेफरल सैंपलिंग भी बोलते हैं। चेन रेफरल सैंपलिंग की स्नोबॉल सैंपलिंग या चेन रेफरल सैंपलिंग एक सबसे बोले तो लोअर लेवल की सैंपलिंग
टेक्निक्स है। चेन रेफरल या स्नोबॉल सैंपलिंग की, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है अल्कोहल वगैरह यूज ले रहा है, ड्रग्स वगैरह अब्यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, हमें डायरेक्टली डेटा नहीं देगा या उनके बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन वगैरह भी नहीं रहती है। उस कंडीशंस में क्या करें, जो भी अल्कोहल यूज ले रहे हैं या ड्रग्स अब्यूजर वगैरह हैं, तो वो क्या करेंगे, उनके बारे में हमें ना तो इन्फॉर्मेशन रहती है सभी के बारे में और ना वो हमें इन्फॉर्मेशन से देते हैं। तो उस कंडीशंस के लिए हम क्या करें कि एक पर्टिकुलर किसी भी एक पर्सन को जो ड्रग्स अब्यूज करता है या अल्कोहल वगैरह अब्यूज करता है या एक प्रकार से गैर कानूनी या इलीगल जो भी एक्टिविटीज से रिलेटेड अगर स्टडी करनी है, तो एक पर्सन को हम आइडेंटिफाई करके उसको जो भी हमारे टूल्स वगैरह हैं, जो भी बुकलेट जो भी क्वेश्चनर वगैरह हमने प्रिपेयर किए हैं, वो उसको हैंड ओवर कर देंगे। उससे बोलेंगे भाई अपने क्लोज से यहाँ पे डेटा लेकर आओगे, तो वो 2 को देगा, 2 से 4 को देगा या 4 से 6 को देगा। तो इसी टाइप्स का जो भी डेटा है या जो भी प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। अब इसमें भी डिफरेंट टाइप होते हैं, लाइनियर स्नोबॉल सैंपलिंग, एक्सपोनेंशियल स्नोबॉल सैंपलिंग, जो हम डिस्कस करेंगे जब इन डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा जो भी नॉर्मल सा टॉपिक है सैंपलिंग टेक्निक्स की। जो सैंपलिंग टेक्निक फर्स्ट वन पढ़ा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में, फर्स्ट वन डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोले तो रैंडम सैंपलिंग, जिसमें क्या करना है, सभी को क्या करना है, हमें इक्वल चांस देना है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या करना है, सभी को इक्वल चांस देना है, और इक्वल चांस देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रैंडमाइजेशन करना पड़ेगा और कंप्लीट टेबल हमारे पास होनी चाहिए। जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। उसमें सिंपल रैंडम सैंपलिंग करते हैं कि अगर शॉर्ट वगैरह ग्रुप वगैरह, स्मॉल ग्रुप वगैरह या होमोजीनियस ग्रुप है, तो उस पर क्या कर सकते हैं, हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट वन है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड मैंने क्लस्टर के अकॉर्डिंग की जो भी पॉपुलेशन है वो क्या है, हेटेरोजीनियस है, डिफरेंट नेचर की पॉपुलेशन है। उस कंडीशन के लिए क्या करेंगे, हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग यूज में लेंगे कि स्टेटा में क्या कर देंगे, डिवाइडेड कर देंगे। नेक्स्ट वन है सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग। सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग में हमें क्या करना है, kth नंबर लेना है, और kth नंबर लेने के लिए हमें सिंपल सा फॉर्मूला टोटल पॉपुलेशन अपॉन डिवाइडेड करना है टोटल पॉपुलेशन को किससे, सैंपल साइज से, और जो नंबर हमारे पास आए कंटिन्यूस वो नंबर हमें सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट वन है क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैंपलिंग। क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैंपलिंग हम जो कम में लेते हैं जब भी हमारे पास क्या हो, पॉपुलेशन से काफी ज्यादा हो, और इसके साथ साथ जो भी पॉपुलेशंस वगैरह है वो अगर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में रह रही है, तो उस कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लस्टर सैंपलिंग लेना पड़ेगा, जो मल्टी स्टेज के थ्रू क्या होगा, कंप्लीट ही होगी। उसके बाद में नेक्स्ट वन बात करें सिक्वेंशियल सैंपलिंग। सिक्वेंशियल सैंपलिंग को एज हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी काउंट करते हैं। इसी टाइप की जो सैंपलिंग टेक्निक सबसे लोअर लेवल की सैंपलिंग टेक्निक्स है सिक्वेंशियल सैंपलिंग की। जब तक हमें जो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता तब तक हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस सैंपलिंग करते हैं। कि जैसे अभी मैंने बताया था 10 हैं, 10 सैंपल लिए, उनमें से 2 लंग्स कैंसर से सफर करें स्मोकिंग वाले पर्सन, फिर नेक्स्ट 10 लिए, उनमें भी 2 लंग कैंसर से सफर करें, तो इसका मतलब हमारी स्टडी सही है। लेकिन अगर कंटिन्यू 10 लेते हैं, जैसे उनमें 3 करें तो उनमें भी कुछ प्रॉब्लम है, फिर नेक्स्ट 10 से करेंगे। जब तक ये चीजें क्लियरिफाई नहीं होती तब तक हम क्या करते हैं, सिक्वेंशियल रैंडम सैंपलिंग करते हैं। इसको मे बी नॉन रैंडम सैंपलिंग भी कभी कभार बोला जाता है कि रैंडमाइजेशन वगैरह उसमें यूज नहीं ले रहे। नेक्स्ट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पर्पस के बेस पे या एक प्रकार से बोले जजमेंटल सैंपलिंग भी इसको हमें बोलते हैं। जजमेंटल सैंपलिंग या पर्पज के अकॉर्डिंग पर्पजिव सैंपलिंग, कि हमारा जो पर्पज है, उद्देश्य, टारगेट है, उसके अकॉर्डिंग या ऑथोरेटिव सैंपलिंग भी बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वन है कन्वीनियंट सैंपलिंग, की अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, जैसे कोई भी नियर बाई मैं स्टडी कर रहा हूँ, जैसे नर्सिंग कॉलेज में स्टूडेंट से रिलेटेड, तो मेरे पास जो नर्सिंग कॉलेज है वहां से मैं डेटा ले लूँ। ओल्ड एज से रिलेटेड जो भी मेरे पास नियर बाई ओल्ड एज पर्सन है उनसे क्या मैं ले लूँ, डेटा ले लूँ। नेक्स्ट वन है कॉन्सिक्यूटिव बोले तो कंटिन्यूअस। ये स्टडी उनमें की जाती है जिसमें सैंपल जो साइज है हमारी प्रॉपर रहती है, लेकिन जो सैंपल प्रेजेंट रहते हैं, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम रहती है, या ओवरऑल उसमें क्या कर ले जाते हैं, इंक्लूड कर ले जाते हैं। जैसे पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांटेशन, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो भी है वो सारी स्टडीज में की जाती है। नेक्स्ट वन है कोटा सैंपलिंग, की जैसे ओवरऑल नर्सिंग स्टूडेंट से रिलेटेड हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो जो भी नर्सिंग की चारों क्लासेज है, 1 to 4th क्लास है, 1 to 4th क्लास जो है, या 4th ईयर तक, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर में जो भी स्टूडेंट है उनमें इक्वल प्रोपोर्शन में हमें क्या करना है, डेटा लेना है, या उनसे क्या करना है, उनको सिलेक्ट करना है एज हमारे सैंपल। नेक्स्ट वन है स्नोबॉल सैंपल, जिसको लाइनियर सैंपल या चेन रेफरेंस सैंपलिंग भी इसको
बोलते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग या चैन रेफरल सैंपलिंग भी बोलते हैं कि एक को मैंने दिया, दूसरे को वो देगा, तीसरे को वो इन्फॉर्मेशन उससे लेकर आएगा, उस टाइप की बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। और जितने भी इलीगल या 2 नंबरी काम जो भी बोल सकते हैं उनमें नॉर्मली यूजेबल है स्नोबॉल सैंपलिंग। बाकी ये जो सैंपलिंग टेक्निक्स हैं काम में नहीं ले सकते। भाई कोई अल्कोहल पीने वाला है तो वो बताएगा कि मैं अल्कोहल में यूज करता हूँ, कोई ड्रग्स अब्यूज करता है तो वो बताएगा कि मैं ड्रग्स अब्यूज करता हूँ या मैं इलीगल काम करता हूँ, एक्टिविटीज करता हूँ, वो नहीं बताएगा। तो उस वाली कंडीशन के लिए क्या करते हैं हम, स्नोबॉल सैंपलिंग के काम में लेते हैं कि कोई भी एक पर्सन हमें फाइंड आउट करना पड़ता है और वो सारी इंफॉर्मेशन हमें लेकर आना पड़ता है। तो ये बेसिक्स था सैंपलिंग टेक्निक्स के बारे में। अब जब भी हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे सैंपलिंग से रिलेटेड तो उस क्लास में हम इनको इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफाइन द सैंपलिंग एंड राइट डाउन द सैंपलिंग टेक्निक्स या एनालिस्ट द सैंपलिंग टेक्निक्स, या इनमें से कोई भी एक सैंपलिंग टेक्निक्स क्या करेगा हमें इन डिटेल में पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नर्सिंग रिसर्च का। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल में सैंपलिंग जो भी टेक्निक्स है उनसे बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक।